कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। पाठ 12 संविधान के अंतर्गत जो हेडिंग टॉपिक चल रहा था उसी क्रम में आगे भारतीय संविधान के अंतर्गत अगली हेडिंग टॉपिक के रूप में अपन जानेंगे, समझेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रारूप समिति अगली टॉपिक के रूप में है। क्रमानुसार अध्ययन के रूप में आगे जो अपनी हेडिंग है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अंतर्गत बहुत ही जानकारी रोचक ढंग से बताई गई है। बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में जो संविधान में व्यवस्था की गई थी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारूप समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। तो प्रारूप समिति का जिस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया उसी प्रकार प्रारूप समिति का भी गठन किया गया और इसके लिए भी अध्यक्ष और प्रमुख सदस्य नियुक्त किए गए। तो जैसा कि देख सकते हैं, लिखकर भी सामने बोर्ड में बताया गया है कि भारत के संविधान का निर्माण कोई सरल कार्य नहीं था, बहुत कठिन था। जैसा कि पूर्व अध्ययन में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि यह प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया के रूप में मानी गई थी। पर इस बड़े कार्य को सरल बनाने के लिए जिन जिन महान नेताओं का, विद्वज्जनों का सहयोग और योगदान प्राप्त हुआ था, तो उसी क्रम में प्रारूप समिति भारत के संविधान का निर्माण कोई सरल कार्य नहीं था। अतः संविधान निर्माण को सरल बनाने के लिए कई प्रकार की समितियां बनाई गईं, ताकि इन समितियों के माध्यम से और उससे जुड़े हुए सदस्यों के माध्यम से जो भी जानकारी, विचार विमर्श या तौर तरीके बताए जाएंगे उनका समावेश करते हुए प्रारूप समिति किस प्रकार से अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी और संविधान सभा को सौंपेगी, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही, उसके निर्देश पर ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसके अंतर्गत प्रक्रिया और जुड़े हुए संबंधित संविधान मामलों से जुड़ी हुई 10 समितियां बनाई गई। प्रारूप समिति के अंतर्गत 10 समितियां बनाई गई और तथ्यगत मामलों की 8 समितियां बनाई गई। उपरोक्त समितियां प्रतिवेदनों एवं सुझावों के अनुसार जो समितियां बनाई गई उनके द्वारा प्राप्त सुझावों के अनुरूप यह व्यवस्था की गई। संविधान को अंतिम रूप देने हेतु एक प्रारूप समिति बनाई गई कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया प्रस्तावित होगी, कैसे लिपि लेखबद्ध तरीके से संविधान रचना का कार्य प्रारंभ होगा। तो पूर्व तैयारी, एक प्रकार से ये समझें, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के पहले एक प्रस्तावित योजनाबद्ध तरीके से जो प्रारूप समिति का ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसके अनुसार जो भी समितियों सदस्यों से जो सुझाव आदि प्राप्त हुए, उसके अनुसार संविधान को अंतिम रूप देने हेतु एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नियुक्त किए गए, बनाए गए। संविधान सभा द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित हुआ और सर्वसम्मत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का
अध्यक्ष बनाया गया, नियुक्त किया गया। यानी प्रारूप समिति अपना कार्य जो है, प्रस्तावित एजेंडा जो है वो तैयार करके और संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करेगी, ताकि उसी रूपरेखा के साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। तो इस समिति में मुख्य रूप से सदस्य के रूप में एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णमाचारी आदि सदस्य थे, जो प्रारूप समिति का सहयोग कर रहे थे, अपने विचारों सुझावों को दे रहे थे, ताकि प्रारूप समिति संविधान निर्माण की एक सुनिश्चित प्रस्तावना तैयार कर सके और उसके अनुरूप आगे संविधान लिखा जा सके। इसकी पूर्व योजना प्रारूप समिति ने तय की और उसके द्वारा जो बनाए गए मापदंड निश्चित किए गए, उन्हीं के अनुरूप संविधान क्रमशः लिखने या बनाने या निर्माण करने की प्रक्रिया जो है आगे चलती रही। अब आगे इसी अध्ययन क्रम के अंदर जो महत्वपूर्ण बात आती है, संविधान की प्रस्तावना कोई भी कार्य शुभारंभ करने के पहले प्रस्तावना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना प्रस्तावना के, बिना योजना के, बिना पूर्व सोच विचार के किसी प्रकार का कार्य शुरू कर पाना संभव नहीं होता। तो यही बात जो है संविधान निर्माण पर भी लागू होती है। तो संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत ही प्रस्तावना आती है। तो प्रस्तावना का अपना एक अलग ही विशिष्ट स्थान होता है, यानी शुभारंभ ही प्रस्तावना से किया जाता है। तो इस प्रकार प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें सुनिश्चित करी गई, उन विचारों को, अभिव्यक्तियों को किस प्रकार से शामिल किया गया, ताकि प्रस्तावना बहुत अच्छे सरल तरीके से स्पष्ट हो सके। तो इसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों और विचारों का समावेश किया है। लक्ष्यों, मूल्यों और विचारों का समावेश किया गया। इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में देख सकते हैं। प्रमुख है संविधान की प्रस्तावना का आधार बिंदु, केंद्र कह सकते हैं। यानी प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, कुंजी है। माने यहीं से एक रिमोट कंट्रोल की तरह, यानी शुरुआत कैसे हो, तो प्रस्तावना की रचना की गई और उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को, विचारों को, देश की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों के आधार पर ऐसे मूल्यों को शामिल किया गया, ताकि प्रस्तावना से यह स्पष्ट हो सके कि हमारे संविधान की मूल अवधारणा क्या होगी। तो इसके अंतर्गत लक्ष्यों, मूल्यों, विचारों का समावेश किया गया। इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना हमारे संविधान की मनोभावना एवं संकल्प का प्रतीक है। यही हमारी भारतीय धर्म शिक्षा संस्कृति में भी उल्लेखित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा की गई है। यह हमारे संकल्प पत्र का जो प्रमुख आधार पत्र माना जाता है। उसमें भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। ये महत्वपूर्ण बात जो है प्रस्तावना में लिखी गई, खोजी गई और उसको समाहित किया गया। संविधान के हमारे नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए यह बात सुनिश्चित होती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व स्वतंत्र गणराज्य होगा। यानी भारत जो है स्वयं एक सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में
उभर कर सामने आएगा। किसी भी प्रकार से किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं होगा, न ही किसी का अनुकरण इस ढंग से करेगा कि कोई यह कह सके कि भारत जो है अन्य दूसरे देशों या संविधानों से लिया गया जो भी कार्य है वो किया गया है। तो ऐसा नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य यानी भारत की शक्ति भारत पर ही निहित होगी, भारत की जनता पर ही हमारे देश की शक्ति निहित होगी। तो इस प्रकार से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य होगा। साथ ही साथ भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा एक दूरदर्शी सोच को ध्यान में रखते हुए संविधान को कठोरता और लचीलेपन के तालमेल से जोड़ा गया है, ताकि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उस समय वर्तमान परिस्थितियों में लिखा गया जो संविधान था, आगे चलकर यदि कभी संशोधन की आवश्यकता आती है, कुछ बातें ऐसी रह गई होंगी, तो संविधान में विधिवत उसका लिखित उल्लेख किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर हम संविधान के किसी भी नियम धारा अनुच्छेद के अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन की प्रक्रिया भी कोई साधारण नहीं थी, उसको भी नियमबद्ध संवैधानिक तरीके से इसे स्वीकार किया गया है कि कैसे हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। जब अगला हेडिंग टॉपिक इससे रिलेटेड आएगा तब हम संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार 1976 के 42वें संशोधन में भारत को समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यानी भारत जो है कैसा होगा, समाजवादी होगा, यानी समाज से मिलकर चलने वाला होगा, और पंथ निरपेक्ष होगा यानी धर्म के रूप में सभी धर्मों को मानने वाला होगा। वैसे भी आप जानते हैं भारत में एक से अनेक धर्मावलंबी कई धर्मों के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, समाज के जुड़े हुए अभिन्न अंग होते हैं। तो यह परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा कोई भेदभाव जैसी स्थिति प्रकट न हो सके, इस उद्देश्य से आगे चलकर जब आवश्यकता पड़ी तो 1976 में 42वें संशोधन करके भारत को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। तो इस प्रकार से यह बात सुनिश्चित होती है कि वास्तव में संविधान निर्माताओं ने बड़े गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मत से जो भी निर्णय लेते हुए संविधान बनाए और संविधान की रूपरेखा तय की, उसके अंदर जिस प्रकार से रचना की, तो यह जो है एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि प्रस्तावना प्रारंभिक शब्दों में ही यह अपना भाव प्रकट करती है। तो इस प्रकार से जब संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति ने अपना कार्य पूर्ण करके पूरा प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, तो इसके बाद जो है संविधान निर्माण की रचना का कार्य शुरू हुआ। इसीलिए भारतीय संविधान हमारा कैसा है, लिखित संविधान है, लिखित रूप से इसका निर्माण किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई मौखिक ऐसी बात का जिक्र नहीं है जिसका कि लोग अविश्वास कर सके। माने जो भी बात कही गई है, जिन विषय अनुच्छेदों को लेके नियम कानून लिखे गए हैं, उनका पूरी तरह से लिखित वर्णन आता है। अब आगे विशेष अध्ययन के रूप में संविधान के अंतर्गत टॉपिक के रूप में या अगली जानकारी के रूप में जानना आवश्यक है, जिसे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की उद्देश्यता।
भारतीय संविधान की उद्देशिका, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, उद्देशिका यानी बहुत ही गहन विचार विमर्श और विभिन्न प्रकार के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत संविधान का उद्देश्य भी निश्चित किया है। तो उद्देशिका के जो शब्द हैं, क्या क्या समाहित किया गया है, किन किन रीति रिवाजों, अपने धर्म शिक्षा संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय नैतिक आचरण मूल्यों सभी को समाहित करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने, विद्वज्जनों ने अपना जो प्रस्ताव पारित करते हुए एक अंतिम रूप दिया इस संविधान के रूप में, तो उसकी उद्देशिका निश्चित होती है। और यही पूरे संविधान का एक सार तत्व है। पूरे संविधान का, पूरी नियमावली का एक सार तत्व के रूप में हम उद्देशिका के रूप को समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति आदि स्वतंत्रता, धर्म, रीति रिवाज मनाने की उपासना को हम इसमें समाहित करते हैं, ताकि कोई किसी भी प्रकार का एक दूसरे से दबाव महसूस न कर सके और अपना स्वतंत्र भाव से रह सके, अपने रीति रिवाज, त्योहार आदि मना सके। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से एकता में अनेकता, एकता में अनेकता में एकता, विविधता में एकता का जो सूत्र मानते हुए समाज के अंदर एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे का परस्पर सहयोग कर सके, इस भावना को प्रेरित किया गया है। देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान की उद्देशिका निश्चित की गई है। साथ ही दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस प्रकार से यह प्रस्तावित उद्देशिका जो है निश्चित की गई और संविधान को अंतिम रूप दिया गया। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा ने उसे स्वीकृत किया और साथ ही एक पवित्र तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसे घोषित करते हुए पूरे भारत देश में यह संविधान लागू कर दिया गया। और उस संविधान के अंदर बनाए गए नियम कानून आदि जनता पर लागू हो गए। साथ ही साथ मूल अधिकारों, कर्तव्यों आदि को ध्यान में रखते हुए संविधान के बनाए हुए नियमों के पालन करने के लिए पूरे भारत देश के जनमानस में संविधान के रूप में स्वीकार किया गया। और तब से लेकर आज तक जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकारें आती हैं, तो देश के सफल संचालन के लिए इसी संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया जाता है। जो भी नियम आदि बनाए जाते हैं, जो संविधान में निश्चित नियम, धाराएं, अनुच्छेद हैं, उसके अंतर्गत यह हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि हम अपना और अपने देश के विकास, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से नियमों का पालन करें, माने, तभी हमारे संविधान की सच्ची प्रतिफल होगा, माने सच्चा परिणाम होगा। तो इस प्रकार से आज विद्यार्थियों, संविधान के अंतर्गत आज हम क्रमशः इस पाठ से
ली गई जानकारी को आपके सामने रखते हुए यह प्रयास किए कि आप लोग बड़े अच्छे ढंग से पढ़कर समझकर और इस विषय वस्तु के माध्यम से अपने भारतीय संविधान के प्रति अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर अपने आप को एक अच्छा नागरिक, सुंदर नागरिक बना सकें। यही अध्ययन अध्यापन का प्रमुख उद्देश्य होता है। आशा और विश्वास है आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि आजीवन हमेशा आपको संविधान का ज्ञान रहे और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। साथ ही आप निरंतर आने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली जो जानकारियां हैं विषय वस्तु पाठ संबंधित देखें और समझें, तभी उसका सही उपयोग मायने में आएगा और इससे आपको आगे भी परीक्षा संबंधी लाभ और अपने ज्ञानवर्धन के रूप में लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ अब हम आगे इसी पाठ के अंतर्गत जो आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगले पीरियड का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी जाएंगी, समझी जाएंगी। तो ध्यान रखें और आगे अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, यही हमारा आग्रह है।